हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कोई कंपनी कैसे शुरू होती है, उसमें कौन कौन से फेज आते हैं और उसकी वैल्यूएशन कैसे इंक्रीज होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पूरी एक सीरीज बना रखी है, जिसका ये चौथा एपिसोड है। अगर आपने उन तीनों एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है किसी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और उसमें कौन कौन से फेज आते हैं। दोस्तों, हमारी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक उद्यमी है जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम एक शू की फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के शू बनाएंगे और उसका दाम भी अफोर्डेबल होगा और मार्केट में वो लोकप्रिय होगा और खूब बिकेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सारे उद्यमियों के साथ इनिशियल प्रॉब्लम होती है कि फंड कहाँ से आए। कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले आपको पूंजी लगानी होती है, जैसा कि सारे उद्यमी करते हैं कि वो अपने घर परिवार रिश्तेदारों से या दोस्तों से बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि उसने अपने दो दोस्त को अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए मना लिया, तो इन दो दोस्तों को हम एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के केवल आइडिया पे दाव लगा रहे हैं और अपने दोस्त पे दाव लगा रहे हैं, तो इन्हें हम एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे। दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि उद्यमी और उसके दो दोस्तों ने मिलकर के 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए कंपनी को शुरू करने के लिए। इस 5 करोड़ को हम सीड फंड बोलेंगे। अब चूंकि उद्यमी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, तो अब हम उसको प्रमोटर बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस आइडिया उसका है। तो ये जो 5 करोड़ रुपए सीड फंड के रूप में इकट्ठा हुआ है, ये प्रमोटर के बैंक अकाउंट में ना जमा होकर के ये कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होगा। जैसे ही ये 5 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा होगा, तो इसे हम इनिशियल शेयर कैपिटल कहेंगे। इन्वेस्टमेंट के बदले में तीनों हिस्सेदारों को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि तीनों कंपनी के मालिक हैं या फिर मालिकाना हक रखते हैं। अभी कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए है, तो यही कंपनी की एसेट होगी और कंपनी की वैल्यूएशन भी 5 करोड़ मानी जाएगी। शेयर इशू करना बहुत ही आसान है। कंपनी अगर ये मानती है कि उसके हर शेयर की कीमत 10 रुपए होगी, क्योंकि कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल है, तो 5 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आएंगे 50 लाख। अब ये जो 50 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर है, ये ऑथराइज शेयर बोले जाएंगे। इसमें से कुछ हिस्सा तीनों यानी प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर में बांटा जाएगा। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास शेयर रखे जाएंगे। इसको आप आगे वीडियो में समझेंगे कि कंपनी अपने पास शेयर क्यों रखती है। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि प्रमोटर को 40% शेयर मिलते हैं और दोनों एंजल इन्वेस्टर को 5% शेयर मिलते हैं और कंपनी के पास 50% शेयर रखे गए हैं। जो प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर को शेयर मिले उसे इश्यूड शेयर कहते हैं। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप चार्ट में देख सकते हैं। याद रखिए कि अभी कंपनी के पास 50% शेयर पड़े हैं। ये अथॉराइज शेयर है, लेकिन किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। अब प्रमोटर के पास एक कंपनी है और बढ़िया सा सीड फंड है। प्रमोटर कारोबार शुरू करता है, वो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ता है और अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक रिटेल स्टोर खोलता है। दोस्तों, अब आते हैं स्टेज 2 में। प्रमोटर की मेहनत रंग लाती है और दूसरे साल के अंत तक कंपनी का खर्च जो है और आय बराबर हो जाता है। यानी जब कंपनी का खर्च और आय बराबर हो जाते हैं तो कंपनी ब्रेक इवन कर रही है कहते हैं। प्रमोटर के पास कंपनी चलाने का अनुभव है। प्रमोटर चाहता है कि कारोबार को थोड़ा फैलाया जाए। वो एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक नए रिटेल स्टोर को खोलना चाहता है। बिजनेस प्लान बनाने के बाद उसे पता चलता है कि इस पूरे काम में 7 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी। प्रमोटर की हालत अब पहले से काफी अलग है। कारोबार में लगातार कमाई हो रही है, इसलिए प्रमोटर उन इन्वेस्टर के पास जा सकता है जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। उसने एक ऐसे ही निवेशक से बात की जो उसे कंपनी में 14% हिस्सेदारी के बदले में 7 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। दोस्तों, ऐसे निवेशक जो कारोबार के शुरुआती फेज में पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट या वीसी कहा जाता है, और जो पैसा इस फेज में मिलता है उसे सीरीज ए फंडिंग बोलेंगे हम। दोस्तों, जब कंपनी ऑथराइज शेयर में से 14% शेयर वीसी को अलॉट कर देती है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कुछ ऐसे दिखेगा। याद रखिएगा कि कंपनी के पास अभी भी 36% शेयर बचे हैं, यानी जो इशू नहीं किए गए हैं। दोस्तों, कारोबार में वीसी का पैसा आने के बाद एक नई चीज होगी, वो आप यहाँ पे नोट करिए। वीसी ने 14% कंपनी की हिस्सेदारी के लिए 7 करोड़ रुपए दिए, इसलिए कंपनी की अब टोटल वैल्यूएशन हो गई 50 करोड़ रुपए। शुरुआती कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपए थी और ये 10 गुना ज्यादा हो गई। एक अच्छे बिजनेस प्लान और आमदनी अच्छी हो तो
कारोबार को ऐसे ही फायदा मिलता है। अब इस तरह से कारोबार बड़ा होता जाता है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने के साथ शुरुआती निवेशक के निवेश पर भी असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 40% शेयर है, जिसकी शुरुआती वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए थी। अब 2 करोड़ से बढ़ करके चूंकि 10 गुना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है, तो उसके वैल्यूएशन में भी 20 करोड़ रुपए दिखाएगा। प्रमोटर के पास 20 करोड़ के शेयर हैं। ऐसे ही एंजल इन्वेस्टर 1 और 2 के पास 5% शेयर हैं कंपनी के, और उनकी शुरुआती वैल्यूएशन 25 लाख थी, जो बढ़ करके अब 2.5 करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रमोटर के पास अतिरिक्त पूंजी है जो उसे कारोबार में के लिए चाहिए थी। कंपनी को एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट मिल गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे ज्यादा आमदनी हो रही है और मैनेजमेंट टीम बढ़िया काम कर रही है और कामकाज में सुधार हो रहा है। कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आप आते हैं स्टेज 3 में। कंपनी के 3 साल और बीत गए, कंपनी सफलता के नए आयाम छू रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि 3 और शहरों में रिटेल स्टोर शुरू किए जाएं, और जाहिर सी बात है, इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन भी बढ़ानी होगी और नए लोगों को भर्ती भी करना होगा। इस तरह के खर्च जो होते हैं कंपनी को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं। अब मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इस जरूरत को कैसे पूरा करेगी। अब कंपनी के पास कुछ विकल्प होते हैं, जैसे कि कंपनी पिछले कुछ सालों से जो मुनाफा कमा रही है, उसी पैसे से कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत को पूरा करे। इस रास्ते को हम इंटरनल एक्रूअल या आंतरिक स्रोत से पैसा जुटाना बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास जा सकती है और वीसी से फंडिंग मांग सकती है। उसके लिए वीसी को शेयर देने होंगे, इसे सीरीज बी फंडिंग बोलेंगे। कंपनी किसी बैंक के पास जाकर कर्ज मांग सकती है। चूंकि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, इसलिए कर्ज मिलने में भी कंपनी को मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, कंपनी ऊपर के तीनों रास्ते अपनाती है। आंतरिक स्रोत से 15 करोड़ रुपए, सीरीज बी फंडिंग में 5% इक्विटी दे करके 10 करोड़ रुपए, और एक बैंक से 15 करोड़ का कर्ज लेती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, 5% इक्विटी शेयर के बदले 10 करोड़ रुपए मिलने से कंपनी की वैल्यूएशन अब 200 करोड़ दिख रही है। दोस्तों, अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न और वैल्यूएशन आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। प्रमोटर के पास जो 40% शेयर है, उसकी कीमत अब 80 करोड़ रुपए हो गई। एंजल इन्वेस्टर के पास जो 5% शेयर है, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हो गई। और सीरीज ए फंडिंग में जो जिस बीसी ने पैसे लगाए थे, उसके पास 14% शेयर थे, अब उसकी वैल्यूएशन हो गई 28 करोड़ रुपए। और सीरीज बी फंडिंग में 5% जिसने लगाया अभी, तो उसका 10 करोड़ वैल्यूएशन होगी। दोस्तों, आप देखेंगे कि कंपनी के पास 31% अभी भी शेयर पड़े हैं जो किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। इन शेयर की कीमत 62 करोड़ रुपए है। कंपनी की पूंजी इसी तरह से बढ़ती है, खासकर तब जब किसी उद्यमी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया हो और कंपनी की मैनेजमेंट टीम अच्छी हो। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कंपनी के स्टेज 4 में। स्टेज 4 में कंपनी के कुछ साल और बीत जाते हैं, कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। सफलता के साथ कंपनी 8 साल पुरानी और 200 करोड़ रुपए की कंपनी और उत्साह से भर जाती है। कंपनी अब अपना कारोबार फैलाना चाहती है पूरे देश में। कंपनी अपना खुद का कारखाना और फैशन एक्सेसरीज, डिजाइन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम वगैरह भी उस अपने स्टोर में ऐड करना चाहती है। इस नए काम के लिए कंपनी को 7 करोड़ रुपए के कैपिटल की जरूरत दिखती है। कंपनी कर्ज नहीं लेना चाहती, क्योंकि ब्याज अदा करने से उसका मुनाफा घटेगा। कंपनी बीसी को कुछ और शेयर देकर सीरीज सी फंडिंग लेना चाहती है, लेकिन वो किसी नॉर्मल या आम बीसी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि फंडिंग कुछ करोड़ की ही मिलती है। इसलिए अब कंपनी को इसी ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाना होगा जो बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूट को बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टर। इक्विटी इन्वेस्टर काफी जानकार होते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है। वो बड़ी रकम निवेश करते हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोगों को बिठा देते हैं, जिससे कंपनी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। अब मान लीजिए कि वो 15% हिस्से के लिए उसको 60 करोड़ रुपए देते हैं। इस तरह से अब कंपनी की वैल्यूएशन जो है 400 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न और वैल्यूएशन आप इस टेबल में जैसे कि देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 40% शेयर होल्डिंग है, उसकी वैल्यूएशन हो गई अब 160 करोड़ रुपए। एंजल इन्वेस्टर 1 और 2 के पास 5% शेयर है, उसकी वैल्यूएशन हो गई 20 करोड़ रुपए। वीसी ने जो सीरीज ए फंडिंग की थी, 14% शेयर उसके पास है, उसकी हो गई वैल्यूएशन 56 करोड़ रुपए। और सीरीज बी में जिस वीसी ने फंडिंग की थी 5% शेयर के बदले, तो उसकी वैल्यूएशन हो गई 20 करोड़ रुपए। दोस्तों, याद रखिए कि कंपनी अभी 16% हिस्सा अपने पास रखी हो, किसी को लॉट नहीं हुआ है। अब इसकी कीमत हो गई है 64 करोड़ रुपए। दोस्तों, आमतौर पर जब एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है, तो वो बड़ी कैपिटल की जरूरत के लिए रकम देता है। प्राइवेट इक्विटी कभी भी बिजनेस के शुरुआती दौर में पैसा नहीं लगाती, बल्कि वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाता है जो कुछ सालों से काम कर रही हो और जिनकी आमदनी हो रही हो। प्राइवेट इक्विटी से पैसा लेना और उस पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना एक लंबे समय का काम है, इसमें कुछ साल लग जाते हैं। दोस्तों, हम आते हैं स्टेज 5 में। प्राइवेट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट
के 5 साल के बाद कंपनी का कारोबार काफी बढ़ चुका है। उन्होंने कई प्रोडक्ट जोड़ लिए हैं और देश के कई बड़े शहरों में मौजूद है। आमदनी अच्छी हो रही है, मुनाफा स्थिर है और इन्वेस्टर भी खुश हैं। लेकिन प्रमोटर इससे संतुष्ट नहीं है। प्रमोटर अब विदेशों में भी अपने कारोबार को फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में उसके कम से कम 2 आउटलेट या दुकानें हो। इसका मतलब है कि कंपनी को अब अलग अलग देशों के बाजार का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है। कंपनी को नए लोग नौकरी पर रखने होंगे और अपने उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। साथ ही पूरी दुनिया में रियल एस्टेट पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार कैपेक्स की जरूरत काफी बड़ी है और मैनेजमेंट का अनुमान है उसे 200 करोड़ रुपए चाहिए। अब कंपनी के सामने जो रास्ते हैं, इंटरनल एक्यूरेल या आंतरिक स्रोत से पैसे जुटा सकती है, या किसी प्राइवेट इक्विटी से सीरीज डी फंडिंग ले करके। तीसरा है कि किसी बैंक से और कर्ज ले ले। चौथा है कि बॉन्ड इशू करके। कर्ज का एक और तरीका है, या आईपीओ के जरिए शेयर जारी करके, या ऊपर के सभी रास्तों को कंबाइन करके। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि कंपनी ने कैपेक्स का कुछ हिस्सा आंतरिक स्रोत से और बाकी आईपीओ से जुटाने का फैसला किया है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो अपने शेयर आम पब्लिक को बेचती है। क्योंकि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को पहली बार बेच रही है, इसलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ बोलते हैं। कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है? कंपनी ये रास्ता क्यों लेती है? कंपनी ने सीरीज ए, बी और सी के समय आईपीओ का रास्ता क्यों नहीं चुना? आईपीओ आने के बाद मौजूदा शेयर होल्डर का क्या होगा? आम जनता आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या देखती है? आईपीओ की पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? और आईपीओ मार्केट में कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी काम करती हैं? जब पब्लिक इश्यू लाती है तो क्या होता है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।